हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद मी प्रीति बोरा। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे लिबरलिज्म। बट उससे पहले इस वीडियो को जो पहली बार देख रहा है उसे मैं बता दूं कि ये पॉलिटिकल थ्योरी का कोर्स चल रहा है और आप 1 मिनट पॉज करके देख सकते हैं कि मैंने ये सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। लास्ट वीडियो थी मेरी आइडियोलॉजी की। तो दोस्तों, मैं रेगुलर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कवर करती हूँ एंड आगे भी करूंगी। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एंड एक्सेस करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट मैं डालूं आप उसे तुरंत एक्सेस कर ले, उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जिसको हिंदी में हम कहते हैं उदारतावाद। तो ये लिबरलिज्म है क्या? देखिए, ब्रिटानिका कंसाइज इंसाइक्लोपीडिया में लिबरलिज्म को डिफाइन किया गया है कि वो एक पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक एंड इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक डॉक्ट्रीन है जिसका मेन फोकस होता है फर्स्ट राइट्स में एंड सेकंड फ्रीडम में। किसके? इंडिविजुअल के, यानी कि इसका जो बेसिस है वो इंडिविजुअल है और साथ ही साथ लिमिट करना पावर्स किसकी? स्टेट की। यानी कि दो इम्फेसिस हुए, एक इंडिविजुअल्स के जो फ्रीडम है उसको बढ़ाना एंड जो स्टेट की पावर है उसको कम करना। फिर थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉक ने बोला था कि जो स्टेट की पावर है वो जस्टिफाई होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट, यानी कि कंसेंट के आधार पर, मंजूरी के आधार पर, और किसकी? गवर्नमेंट की। यानी कि कोई भी अथॉरिटेटिव डिसीजन कोई नहीं ले सकता, आपको पूरी गवर्नमेंट की जो कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड है उसकी मंजूरी चाहिए। फिर जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं और इस पे सबसे बड़ा नाम है एडम स्मिथ, उन्होंने कहा है कि जो लिबरलिज्म है उसका कनेक्शन है फ्री मार्केट पे और इससे इंश्योर होती है एफिशिएंसी और जो मोर प्रेस्पेरिटी यानी कि खुशहालता आती है इकोनॉमी में, रादर देन कि स्टेट कंट्रोल करे इकोनॉमिक्स को। यानी कि वो प्रेफर करते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड जो स्टेट का कंट्रोल हो वो कम से कम हो। यानी कि इन जनरल अगर हम देखें तो जो लिबरलिज्म है ये इंडिविजुअल के राइट्स एंड फ्रीडम पे बेस्ड है फर्स्ट। दूसरा, ये किस तरीके से बेस्ड है कि सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टी को सपोर्ट करता है सेकंड। और इसका आधार क्या है? कुछ ना कुछ आधार तो होना चाहिए ना। इसका आधार ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसमें नेचुरल गुडनेस का एक फीचर है कि वो नेचुरली गुड होते हैं और वो जो अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स है उसको बखूबी समझते हैं और उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो लिबरलिज्म है ये इवॉल्व कैसे हुआ, यानी कि आया कैसे। तो सबसे पुरानी हम बात करें तो एंशिएंट ग्रीस के टाइम पे जो सेल्फ गवर्नमेंट का आइडिया आया था कि सेल्फ रूल होना चाहिए, उसी के दौरान काफी नए नए आइडियाज निकल के आए, जैसे कि इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, वुमेन को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, जो गवर्नमेंट होगी वो इलेक्शन के बेसिस पे होनी चाहिए। ऐसे काफी एरियाज निकल के आए। उसके बाद जो भी नई आइडियोलॉजी है वो किसी ना किसी इनजस्टिस पे बेस्ड होती है, यानी कि अन्याय हुआ होता है तभी कुछ नई आइडियोलॉजी निकल के आती है। तो जो हायरार्किकल यानी कि हायरार्की पे बेस्ड सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशन थे उसको चेंज करने के लिए स्ट्रगल के दौरान निकल के आया। और इंडिविजुअल ने जो अपना ब्रेकडाउन किया फ्यूडलिज्म से, फ्यूडलिज्म जिसे हिंदी में हम सामंतवाद भी कहते हैं, जिसका मेन जो बेसिस था वो था कि जो इंडिविजुअल है उसके पास चॉइस होनी चाहिए। रैशनलिज्म बढ़ा, यानी कि उनकी समझ बढ़ी, उनको अपने राइट्स पता चले, अवेयरनेस बढ़ी और साइंटिफिक डेवलपमेंट के चलते चलते ये सारा जो इनकी फ्यूडलिज्म से जो नेगेटिव चीजें थी वो धीरे धीरे अपोज होने लगी एंड एक नई आइडियोलॉजी इवॉल्व हो गया है जिसे हम अभी लिबरलिज्म कहते हैं। अब कुछ इवेंट्स देख लेते हैं जिससे ये इवॉल्व हुआ। फर्स्ट की एनलाइटमेंट में मैंने बताया कि रैशनलिज्म, साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड इवन आर्ट एंड कल्चर का भी बहुत बड़ा रोल है। पेंटिंग्स के थ्रू, ऑथर्स की बुक्स के थ्रू लोगों को पता चला। देन ग्लोरियस रेवोल्यूशन जिसको हम 1688 रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, जो इंग्लैंड में आया था एंड इसके चलते जो कैथोलिक किंग थे जेम्स I वो रिप्लेस हो गए थे प्रोटेस्टेंट डॉटर के द्वारा। मतलब इन्होंने जो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग थे उसको अपोज किया था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन का तो सबको पता ही है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यहीं से आई। ये जो लिबरलिज्म है ये अगेंस्ट होते हैं अनलिमिटेड और अनरिस्ट्रिक्टेड पावर जो कि स्टेट यूज करती है उसके। ये फेवर करता है लेजर्स फेयर गवर्नमेंट जो कि फ्री मार्केट पे बिलीव करे, जो स्टेट का कंट्रोल हो वो कम से कम हो और जो मार्केट है वो इनविजिबल हैंड्स के थ्रू चले और जो इंडिविजुअल के राइट्स एंड फ्रीडम है उसकी रिस्पेक्ट हो। फिर हुआ मॉरल सेंटिमेंट्स की थ्योरी का डेवलपमेंट और उसके
चलते लोगों को अपने मॉरल राइट्स एंड उनके क्या फ्रीडम है वो पता चले, एंड उनको पता चला कि जो आइडिया ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट है वो क्या है। उसके बाद आइडियोलॉजी आई, और ये जो आइडियोलॉजी है वो इमर्ज हुई इंडस्ट्रियल वेस्ट के दौरान, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ था लिबरलिज्म को इवॉल्व करने में। और ये जो आइडियोलॉजी है सिर्फ ये एक आइडियोलॉजी नहीं है, बट ये एक मेटा आइडियोलॉजी है। यानी कि मेटा आइडियोलॉजी वो होती है कि एक आइडियोलॉजी जिसके अंदर फर्दर बहुत सारी आइडियोलॉजी होती है, यानी कि वो आइडियोलॉजीज का सुपर सेट है। और ये मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ आइडियोलॉजी, लेकिन आपको पता आइडियोलॉजी होती क्या है? नहीं पता तो मेरी लास्ट वीडियो देख लो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आइडियोलॉजी होती क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और क्या रोल है, क्या आइडियोलॉजी फॉलो करना सही है कि नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि जो लिबरलिज्म है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहला है कि इंश्योर कराना लोग जो इंडिविजुअल है उनको उनके राइट्स, ताकि वो एक सोसाइटी बना सके। फ्रीडम होना चाहिए थॉट का इंडिविजुअल के, और ये रिकॉग्नाइज करना कि जो राइट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एंड हमें उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, यानी कि इन्फोर्समेंट पे फोकस्ड है। उसके बाद ये जो गवर्नमेंट और जो रिलीजन है इनकी जो पावर है उस पे लिमिटेशन लगाना, रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे चलेगा इसमें जो सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चलेगा और रैशनलिज्म के बेसिस पे चलेगा। यानी कि जो पुराने बिलीव्स, कल्चर, ट्रेडिशन और सुपरस्टिशन है ना, उसकी इस आइडियोलॉजी में ज्यादा जगह नहीं है, बल्कि उनको अपोज करके ही ये आइडियोलॉजी आई है। नेक्स्ट है कि जो फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है ये उस पे बेस्ड है। देन मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए फ्री प्राइवेट एंटरप्राइज पे बेस्ड। नेक्स्ट की जो गवर्नमेंट का सिस्टम होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, जिसमें सारे जो सिटीजन्स के राइट्स हैं वो इक्वली प्रोटेक्ट किए जाएंगे। और ये हो सकता है, जैसे रोजू ने भी बोलते कि हम लिबर्टी को सबसे ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं जब डेमोक्रेसी हो। ये तभी हो सकता है जब एक लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम हो जो कि ओपन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बेस्ड हो, जिसपे सारे सिटीजन को इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर सके। इसकी जो वैल्यू है वो मॉरली न्यूट्रल है, लेकिन एक यूनिवर्सल अपील भी है साथ के साथ। अब मैं दो पॉलिटिकल थिंकर्स को कोट करना चाहूंगी। फर्स्ट है इमैनुअल कैंट, जिनका मानना है कि जो इंडिविजुअल है वो आइसोलेटेड एटम पे की तरह है, यानी कि उसके अपने राइट्स हैं, उसके अपनी डिजायर है एंड उसकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट है। हालांकि ये बात अलग है कि वो एक सिविलाइज सोसाइटी में ही ये सब इंजॉय कर सकता है। एंड देन C.B. मैकफर्सन है, उन्होंने जो अर्ली लिबरलिज्म था उसको कैरेक्टराइज किया था पोजेसिव लिबरलिज्म के तौर पे। अब बात कर लेते हैं जॉन रॉल का क्या व्यू है लिबरलिज्म में। अब जिनको नहीं पता जॉन रॉल कौन थे, वो ये हैं। उनके हिसाब से जो स्टेट है वो इंश्योर करे कि जो लीस्ट एडवांटेज स्ट्रेटा, मतलब पिछड़ा जो वर्ग है एक किसी भी सोसाइटी का, जो गरीब है, उनको भी अच्छी जिंदगी मिल सके जितनी स्टेट दे सकती है। और फ्रीडम कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज मत करो, कभी भी सेक्रीफाइस ना करो अपना मटेरियल वेलबींग बढ़ाने के लिए। जो इनका मेन एम्फेसिस था वो था आइडिया ऑफ इगैलिटेरियन लिबरलिज्म। देखिए इनका जो इगैलिटेरियन लिबरलिज्म था उसका बेसिस था कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे रिसोर्सेज का वो भी लिबरल स्टेट के चलते। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि सोशल डेमोक्रेटिक जो स्टेट होती है उनका मेन एम्फेसिस होता है कि वेलफेयर प्रोग्राम करें, पॉलिसी अपनाएं ताकि ये सबको इक्विटेबल गुड्स मिले। तो ये उस पे बेचते और इसको बहुत ज्यादा अपोज किया था। इन्हीं के ही बाद में जो कोलीग हुए थे रॉबर्ट नॉजिक ने, जिनकी जो एंटाइटलमेंट थ्योरी आई थी उसके अंदर। उसके बाद इनके हिसाब से जो सिटीजन है उनको हक है कि वो ऐसी लाइफ जिंदगी जी सके जो कि उन्होंने फ्रीली चूज करी हो, उन वैल्यूज और एंड्स को लेके जो उनके हिसाब से एक गुड लाइफ है, मतलब अच्छी जिंदगी है उनके लिए। क्योंकि कोई किसी के लिए अच्छी जिंदगी क्या है वो चूज नहीं कर सकता। इनका जो मेन स्ट्रेस था वो ये था कि जो राइट्स है ना वो सुपीरियर होते हैं, यानी कि वो बड़े ओहदे पे होते हैं गुड्स को लेके, और इसी आइडियोलॉजी को बोलते हैं हम डेंटोलॉजिकल आइडियोलॉजी। अब जो यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन है, अब देखो यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन का एक एम्फेसिस होता है कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि जितने ज्यादा लोगों का अच्छा हो सके उतना सही है। और ये इसके लिए अगर राइट्स भी इनको ब्रीच करने पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटते। लेकिन रॉल्स उनके अगेंस्ट थे, उन्होंने बोला कि जो राइट्स हैं वो जस्टिस वाले प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, इसलिए ये हमेशा सुपीरियर रहेंगे देन गुड्स। फिर जो क्लासिकल लिबरलिज्म क्या होता है वो देखते हैं। तो क्लासिकल लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है और साथ ही साथ एक आइडियोलॉजी भी है, जिसका मेन एम्फेसिस होता है कि जो इंडिविजुअल का फ्रीडम है वो उनको मिले, और इसका एक ही वे है कि जो गवर्नमेंट की पावर है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करें। यानी कि जो फ्रीडम है इंडिविजुअल के लिए उसको आपको बढ़ाना है एंड गवर्नमेंट की पावर आपको रिस्ट्रिक्ट करनी है। यानी कि जो सबसे पहले लिबरलिज्म के
थ्योरी आई थी वो है क्लासिकल लिबरलिज्म, और ये बिलीव करते हैं नेगेटिव लिबर्टी में। अब नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है वो मैंने नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप वो वहां से रेफर कर सकते हैं। इनकी चीफ आइडिया जो मेन आइडियाज हैं उसका बेसिस होता है कि गवर्नमेंट कम से कम हो, लॉ के अंदर सब काम हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी आप होल्ड कर सकते हो, आप ओन कर सकते हो, उसको आप वो आपसे कोई नहीं छीनेगा, आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो और उसको मेंटेन कर सकते हो, और जो इंडिविजुअल है वो अपना फेट खुद डिसाइड करेंगे। उसके बाद जो मार्केट है वो सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है, वो खुद अपने आप को कंट्रोल करेगी। और इसका रीजन ये है जब भी हम कोई मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, तो वो कुछ सेट ऑफ रूल्स के अंदर जो कि मार्केट डिफाइंड होते हैं उस पर बेस्ड होता है। बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं होता कि इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन हाँ जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको कौन इन्फोर्स करेगा, इसके लिए तो स्टेट की जरूरत है, लेकिन एज सच स्टेट की या आउटसाइडर की ज्यादा जरूरत नहीं है। 20th सेंचुरी में इनके जो मेन प्रोपोनेंट थे हायक, नॉजिक और फ्रेडमैन, उन्होंने इसको डिफेंड किया था। अब एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि 19th जो सेंचुरी है ना उसमें इसके प्रोपोनेंट थे जॉन लॉक, एडम स्मिथ एंड थॉमस पेन। उन्होंने बोला था कि ये जो गवर्नमेंट है ना, ये जो अपनी वेलफेयर स्कीम के चलते, ये जो डेमोक्रेटिक मीन्स और वैल्यूज के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये मैंने जस्टिस की वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, जिसको चाहिए डिटेल। तो वो क्या करती है कि इन पॉलिसी के अंदर इतनी पावर एक्सरसाइज कर लेती है जितनी उसको नहीं करनी चाहिए, और इससे लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जो मार्केट है मैंने जैसे बताया कि फ्री होनी चाहिए, ये कब कहा गया, ये एडम स्मिथ की एक बुक थी द वेल्थ ऑफ द नेशन, उसमें ये बोला गया था। और ये जो मार्केट है ये एक मैकेनिज्म से चलती है खुद से, उसको क्या बोलते हैं, एन इनविजिबल हैंड। ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ये बाद में रिवाइव किया गया न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर, या जिसको हम न्यो लिबरलिज्म भी कहते हैं। ये एक रिएक्शन था कि जो स्टेट बहुत हद से ज्यादा इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में इंटरफेयर कर रही थी लोगों की, पोस्ट वॉर एरा जो स्टार्टिंग का था उसके बाद। अब क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करें, जॉन लॉक की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये है जॉन लॉक। इनका जो व्यू था क्लासिकल लिबरलिज्म में वो था कि ये एम करते हैं कि स्टेट का एम होना चाहिए कि वो इंडिविजुअल की जो राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करे एंड प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे। क्यों? इसका रीजन था कि ये जो तीनों है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, वो इनके हिसाब से नेचुरल राइट्स है, यानी कि गॉड गिवन है, ये बाय नेचर गिवन है, ये सोसाइटी ने सिर्फ रिकॉग्नाइज किए हैं लेकिन नेचर ने आपको दिए हैं। और सारे जो सिटीजन्स हैं वो इक्वली सब्जेक्ट होने चाहिए गवर्नमेंट के अथॉरिटी के, और फाइंड इट रीजनेबल टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी। और वो एक्सेप्ट क्यों करे अथॉरिटी? क्योंकि उनको सिक्योरिटी भी चाहिए। अगर वो अथॉरिटी ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो सिक्योरिटी नहीं होगी, सिक्योरिटी नहीं होगी तो क्योस आ जाएगा, क्योस आ जाएगा तो फिर ये जो जितने भी राइट्स हैं ये कैसे एंजॉय कर पाएंगे। अब हमें स्टेट की क्यों जरूरत पड़ती है? देखिए क्लासिकल जो लिबरल्स हैं उन्होंने जो सिविल सोसाइटी है उसको बोला है कि रेल्म ऑफ कोर्जन के अंदर है, कि कोर्जन पे बिलीव करती है और इसी के हिसाब से बिहेव करती है। तो स्टेट जरूरी है ताकि वो मेंटेन कर सके सिक्योरिटी आपकी, ऑर्डर मेंटेन कर सके, और जो कॉन्ट्रैक्ट आपने फ्री होके किए है ना उसकी इन्फोर्स कर सकते हैं। बिकॉज जब आपके पास राइट्स है लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट नहीं हो रही तो वो राइट्स नल एंड वॉइड है, यानी कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और राइट्स की वैल्यू तभी होती है जब उसका इन्फोर्समेंट होता है, अदरवाइज वो पावरलेस या फिर वॉइड क्लेम्स होते हैं। ये मैंने राइट्स में बताया था आपको। लेकिन साथ ही साथ स्टेट इविल भी है, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे अलग से लॉ तो नहीं बनाती, वो एक कलेक्टिव लॉ बनाती है और सोसाइटी पे लगाती है, और लिमिट करती है फ्रीडम एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की। तो इस वे में वो नेगेटिव है। एंड लॉक ने स्टेट को एक मेटाफर दिया है नाइट वॉचमैन का, क्योंकि स्टेट का रोल है वो बहुत ही लिमिटेड हो गया है और उसका सिर्फ एक काम अभी बचा है, प्रोटेक्शन किसकी, इंडिविजुअल की। किससे? दूसरे इंडिविजुअल से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पॉजिटिव लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमने अभी बताया था कि क्लासिकल लिबरलिज्म फिर से रिवाइव हुआ न्यो लिबरलिज्म में या फिर न्यो क्लासिकल लिबरलिज्म में, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि मैंने पॉलिटिकल थ्योरी का तो कोर्स बना रखा है, साथ ही साथ मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का भी कोर्स बना रखा है जिसमें टोटल 61 वीडियोस है, एंड इसको पढ़ के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जो डाउट है, या फिर कुछ सजेशन देना है तो वो कमेंट करें, शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक पहुंचे ये वीडियो। एंड अगर आपको रेगुलर और कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो सब्सक्राइब तो जरूरी कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।